चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे फिर हम। तो भैया हमारा जो है अगला टॉपिक टाइटल नंबर 12.6 दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, बस थोड़ा सा उसको और ज़्यादा डिटेल में देखना है हमको, और कुछ खास नहीं। समझे? पानी लेना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक टर्मिनोलॉजी आता है दैट इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? ओनली हीट कैपेसिटी, हाँ, जिसको अपन कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of a given mass by unit degree Celsius और केल्विन। तो मान लो कि आपके पास जो भी मटेरियल होगा और उसका फलाना फलाना जो भी कुछ एक मास होगा पर्टिकुलर, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, है ना। अब जो भी मास है उस मास का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, उसके लिए उसको कितनी हीट देना पड़ेगी, उसको हम लोग कहते थे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को जैसे मैंने कहा कि कैपिटल एस से इंडिकेट किया जाता है, उसका बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। फिर आया था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है इसे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या हुआ? तो भैया ये भी बहुत आसान है। तो बोले ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of अब भैया यूनिट मास आ गया भैया, यहां पर यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। मतलब भैया अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है 1 किलो का, उसका टेम्परेचर तुमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसके लिए तुमको उसको कितनी हीट देना पड़ेगी, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसका फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल एस। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से इंडिकेट किया जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? स्मॉल एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये हो जाएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला आएगा मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये पिछले चैप्टर में ये भी हो चुका है हमारा, है ना। उसमें वो क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? जब हम गैस के बारे में स्टडी करते हैं तो गैस का मास लेके कोई फायदा नहीं, गैस का मास बहुत कम होता है ना। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by unit degree Celsius, और उसको कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा क्यू क्या है आपका हीट सप्लाई, म्यू क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी क्या बेटा राइज इन टेम्परेचर। ये सारी बातें आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, इसके एसआई यूनिट देख चुके हैं, इसके डायमेंशंस देख चुके हैं। फिर से दोबारा मैं अगर थोड़ा सा लिखूँ, अगर ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका,
इसको देखकर ही पता चलता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केल्विन। इसका क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा, जूल पर मोल पर केल्विन, सॉरी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसका क्या ऐसा यूनिट रहेगा, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, ठीक है। और अगर मैं डायमेंशन बनाऊंगा तो जूल का क्या होता है M1L2 T-2, केल्विन का क्या होता है आपका K होता है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का M1L2 T-2 K-1। और यहाँ पर छोटे s को कैसे डायमेंशन को मेंशन करेंगे, M1L2 T-2 ना सॉरी M0L2 T-2 K-1, क्योंकि किलोग्राम आ गया ना। और ये कितना रहेगा आपका M1L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये रहेगा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में आपको? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं बोलूँगा जैसे मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे आप, थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन पढ़ेंगे इसका। अब आप देखो यहाँ पर मैं कहूँगा इस पर फोकस करो आप, ये फॉर्मूले पे। अच्छा ठीक है, यहाँ म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस लिख सकते हैं, है ना, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स होता है ये। तो अगर ऐसी बात है, अच्छा इधर का हो गया क्या आपका, ये पहला वाला हो गया ना। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं यहां पर बेटा, देखो C इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा Q स्मॉल m अपॉन M0 डेल्टा T। ओके चलो ठीक है, मान लिया M0 चला जाएगा ऊपर, तो कैपिटल C इज इक्वल टू M0 डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। देखो कैपिटल C इज इक्वल टू क्या रहेगा ये M0, अब डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T क्या होता है, ये तो यार प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, तो ये हो जाएगा फिर स्मॉल s, है ना। तो ये रिलेशन आ गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी के बीच में का। कैपिटल C इज इक्वल टू M0 इंटू S, ये आगे हमारे लिए यूज में आएगा, तो अभी ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए। चलिए हुआ। अब अगला हमारा जो देखना है हमको, दैट इज मेयर्स रिलेशन। डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन। अब ये डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन क्या चीज़ है, ये क्या बला है, चलो अब हम देखते हैं। पहले तो मेयर्स रिलेशन क्या है। देखो सब आप लोग जानते हैं अच्छे से कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको दो कंडीशन में पढ़ा जाता है, एक कांस्टेंट प्रेशर में और एक कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो हम जानते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में पढ़ा जाता है।
जब मैं इन दोनों के बीच में का फर्क देखता हूं तो इसे मैं कहता हूं मेयर्स रिलेशन, है ना। Cp माइनस Cv क्या आएगा पता नहीं, बोले हम उसको देखेंगे, मेयर्स रिलेशन कहा जाता है। अब जो भी आएगा हमको वो फॉर्मूला डिराइव करके बताना है कि इनके डिफरेंस क्या आएगी वैल्यू। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा, क्या आएगा। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंटेनर इमेजिन करेंगे। मान लो कि एक कंटेनर है जिसके ऊपर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारी गैस बंद है। ठीक है, चलिए मान लिया कि आपने इसमें एक बहुत सारी गैस बंद करके रखा है, सम म्यू मोल्स ऑफ गैस आपने भर के रखा है। अब हो क्या रहा है बेटा, आप ये इमेजिन करो कि आप कहीं से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, और वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये गैस एक्सपांड होती है, और वो एक्सपांड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर। वो एक्सपांड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर, ये बात याद रखना कि वो एक्सपांड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कि मैं बोलूंगा सबसे पहले कि यहां लिखूंगा इसको ऐसा, when heat is supplied to the system, जब किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करते हैं, the gas expands, assume that pressure remains कांस्टेंट। ऐसा मान के चलो कि प्रेशर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। फिर मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ, उसके तहत मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। कि आप जो भी हीट सप्लाई करते हैं उसका दो तरह से इस्तेमाल होता है। थोड़ा क्या के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, बचा कुचा काय के लिए यूज होता है, वर्क करने के लिए। अच्छा चलो भाई मान लिया। अब क्योंकि देखो यहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं फिलहाल। तो क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा वर्क डन कैसा रहेगा, P डेल्टा V रहेगा। क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या रहेगा, P डेल्टा V रहेगा। अच्छा ठीक है, क्या मैं P डेल्टा V को ऐसा लिख सकता हूं, म्यू R डेल्टा T, है ना। P डेल्टा V को क्या लिख सकता हूं, म्यू R डेल्टा T, पिछली बार बता चुका हूं, बाद में फिर बोलना नहीं कैसा आया करके। तो P डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू R डेल्टा T। अच्छा ठीक है, मान लिया कि P डेल्टा V को म्यू R डेल्टा T लिख सकते हैं। अच्छा अब आई बारी डेल्टा Q की, बोले मैं डेल्टा Q को ऐसा लिख सकता हूं, म्यू CP डेल्टा T। बोले ऐसा क्यों लिख सकते भैया, क्योंकि देखो यहां क्या बोला है, गैस एक्सपांड हो रही है कांस्टेंट प्रेशर, और हीट जो है क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, अभी रिवीजन में देखे हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है बोले भाई ये भी मान लिए। डेल्टा यू का क्या आएगा, बोले उसको तो म्यू सीवी डेल्टा टी ही लिखना पड़ेगा। बोले ऐसा कि उसको सीपी क्यों नहीं लगा रहे, अरे भैया वो पार्ट डिपेंड नहीं करता है ना, उसके फॉर्मूले जन्म जात वहां पर सीवी रहता है। अब एक काम करो ना, ये सारी बातें डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो ठीक है, डेल्टा क्यू की जगह आप लिखो फिर म्यू सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह लिखो म्यू सीवी डेल्टा टी, प्लस वर्क डन के जगह लिखो म्यू आर डेल्टा टी। और अब अगर आप देखेंगे इसमें से क्या क्या चीजें कॉमन निकल के हो कैंसिल हो सकती है, म्यू और डेल्टा टी, यहां पर भी म्यू डेल्टा टी, यहां पर भी म्यू डेल्टा टी, निकालो कॉमन करो कैंसिल, फिर बचेगा कौन, Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर, है कि। अच्छा ठीक है, CV को उधर लेके चले जाओ, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर। इसी फॉर्मूले को कहा गया है मेयर्स रिलेशन। इसी फॉर्मूले को क्या कहा गया बेटा, मेयर्स रिलेशन। समझ में आया ये, है ना। जब भी मैं बोलूंगा मेयर्स रिलेशन समझ जाना, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर। तो ये मेयर्स रिलेशन कहा गया है। अब उसमें ऐसा है कि देखो क्या होता है कि हम आज जानते हैं कि भैया हीट जो है, खोल दे, हीट जो है वो एक किस्म की एनर्जी है, तो उसे जूल्स में नापा जाता है। वर्क तो भैया उसको पहले से ही जूल में नापा जाता है। तो अगर मान लो हीट, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लागू है जब हीट और वर्क डन ये दोनों के दोनों जूल में आते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लागू है जब हीट और वर्क डन यानी दोनों की वैल्यूज आपको कहां दी गई है, जूल्स में दी गई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, बोले आप बोल रहे हो सर हमेशा तो जूल में दी, नहीं हमेशा जूल में नहीं दी जाती। अब जैसे मुझे बताओ हीट का मॉडर्न क्लासिकल व्यू क्या था कि वो एक किस्म का क्या है, फ्लूइड है ना। और आप बोल रहे वो एक फ्लूइड जिसका नाम क्या था, कैलोरिक, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता। तो इसीलिए जब वो इजाद हो गया था तो उसके इजाद होने के बाद कई साल तक जो हीट का यूनिट है कैलोरी था। हीट का यूनिट क्या था, कैलोरी, और उसको कैलोरी में ही नापा जा रहा था।
तो कई सालों तक ये प्रथा चली कि हीट को आप काय में नापेंगे, कैलोरी में ही नापेंगे। उसको तो बाद में जब बोला अरे नहीं नहीं ये तो एनर्जी के बराबर है, तो उसको एक काम करो जूल से मेंशन करो, तो बाद में जाके उसको जूल से इसको कन्वर्ट किए। तो ये प्रथा कई सालों तक चली कि आप हीट को काय में नाप रहे हैं, कैलोरी में नाप रहे हैं। इसीलिए ऐसा है, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हीट काय में दी जाती है, कैलोरी में, मगर बाकी की सारी चीजें वर्क डन, इंटरनल एनर्जी काय में देता है, वो जूल में देता है। तो अगर मान लो कि भाई ऐसा हुआ सिचुएशन कि हीट जो है वो कैलोरी में है, कैलोरी बोलो किलो कैलोरी बोलो चलेगा, है ना, और वर्क जो है वो जूल में या अर्ग में है, जूल या फिर अर्ग में है, अभी जूल ही लिख देता हूं तो ओरली बोल देता हूं, अर्ग में है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, वो हो जाता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई J। अब यहां J क्या आ गया, J फॉर क्या, तो बोले J फॉर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आई बात समझ में? अभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है अगले इसमें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मगर अभी फिलहाल आपको एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है वो जोड़ना पड़ती है, और ये हर एक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होगी, है ना। ये कब यूज होता है, मगर जे की वैल्यू कब यूज होता है, जब हीट काहे में दी गई हो, कैलोरी या किलो कैलोरी। बोलो जल्दी, हीट काहे में दी गई हो, कैलोरी या किलो कैलोरी, और वर्क काहे में दिया हो, जूल या फिर अर्ग में दिया हुआ हो, है ना, तब आपको वहां पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फॉर्मूले में जोड़ना पड़ेगा। और अगर मान लो कि सब का सब जूल में दिया हुआ है या सब का सब अर्ग में दिया, तो टेंशन नहीं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आई बात समझ में आपको ये, चलो लिख लो, बोर्ड में आया था बेटा, अब आया, अगली बार लिख लेना। तो वाह, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो अभी तक ध्यान देखो। कौन सा सेंटर था जो तू आगे वाले को पूछ लिया था, फिर बता देना था, पूछ रहा था, ये पूछ रहा था बोलना। लिखो फटाफट बिना बातें किए। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर,
चलिए हुआ, लिखो फटाफट। उधर का हो गया। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए फिर। ब्रीफ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग कैलोरी को समझेंगे इसी की मदद से। बोले वो कैसा? इससे पहले हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ते थे उसमें आता था डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, है ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलूँ वाटर के लिए कितना होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन बताएगा? ऐसा यूनिट में वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई सिस्टम, कुछ याद नहीं पिछले चैप्टर में। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई सिस्टम बताओ जल्दी। मैं तुमको तो बताता ही नहीं। निकालो, खंगालो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ढूंढो, जाओ पीछे। पिछले चैप्टर में कितनी बार यूज किया न्यूमेरिकल में, फिर भी याद नहीं। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई सिस्टम, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई सिस्टम। टाइटल में जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वही है ना, उसके नोट्स में लिखाया था मैंने, उसी में लिखाया था क्या आगे लिखाया था मैंने? नोट में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना आएगा? 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन बोल सकते हैं अपन। और वही वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीजीएस में क्या बोलते हैं आप? 1 कैलोरी, है ना। चलो ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक कैपेसिटी को यहाँ 1 कैलोरी लिख दूँ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू अपॉन 1 जो भी है 1 किलोग्राम इंटू डेल्टा टी। तो मतलब देखो क्या होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर हो रहा है? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1 कैलोरी क्या होता है असल में आपका? कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोग्राम के पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से मैं बढ़ाना चाहता हूं तो उसके लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है असल में 1 कैलोरी। तो जब शुरू में जब कैलोरी की इजाद की गई थी, जब कैलोरी के बारे में पढ़ा जा रहा था तो उसको कैसे पढ़ा जा रहा था कि भैया अगर मेरे पास देखूंगा पानी है 1 किलो का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये कैलोरी होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट को यहाँ पे, है ना। एज पर क्लासिकल डेफिनेशन, कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius। तो कैलोरी क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मगर मैं बोलूँ अच्छा ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस,
मगर भैया हम क्या देख रहे हैं कि यार वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में कांस्टेंट नहीं है। देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना, वो आप देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यहाँ पर क्या बताया कि 1 कैलोरी 1.004 कैलोरी, है ना, और 1.008 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यार वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोल रहे हैं यार वो तो कांस्टेंट नहीं होती, तो उसको प्रॉपर कैसे करेंगे आप डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार चेंज हो रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर उसके हिसाब से। तो मैं ये लिखूंगा सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि भैया वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। द प्रिसाइज यानी प्रिसाइज डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी ऑफ कैलोरी इज, तो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कैलोरी क्या होगा, तो बोले अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kilogram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्योंकि देखो बात क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है कि 1 किलोग्राम के पानी को, है ना, 1 किलोग्राम के पानी को आप अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी हीट लगेगी, है ना। अब हमने कहा कि ठीक है वाटर के जो हम लोग ने पहले क्या बोल दिया कि 1 कैलोरी लगेगी, मगर भैया देखो अब अलग अलग वैल्यूज आ रही है हर जगह, है कि नहीं। अगर मान लो कि भैया ये क्या, अच्छा एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया वो बताया कि नहीं आपको, मैंने टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्स एक्सिस पे मान लो टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कहूँगा कि भैया अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मान लो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वाटर का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, मुझे 41 डिग्री सेल्सियस बनाना है। क्या करना है, 41 डिग्री सेल्सियस बनाना है उसको, है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 1 कैलोरी ऑफ हीट दे दो 41 हो जाएगा, आपने दे दिया 1 कैलोरी ऑफ हीट और आप देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर हो गया है 41.5, सॉरी 42 कितना था 40, हाँ 41.5 हो गया। अच्छा एक बात बता, पहले कितना था 40, आपने क्या सोचा था आपको टेम्परेचर कितना करना है 41 डिग्री सेल्सियस, आपने कितनी हीट दिए 1 कैलोरी की, टेम्परेचर बढ़ा मगर कितना बढ़ गया 41. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 41.5 डिग्री सेल्सियस, कितने से बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, 1.5 से बढ़ा ना। पहले कितना था 40 था, बाद में कितना हो गया 41.5। आपने तो हीट 1 कैलोरी की दी, है ना, डेफिनेशन भी बोल रहा है 1 कैलोरी बोले तो क्या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हीट लगेगी वो, तो भैया मगर तो टेम्परेचर 1.5 से बढ़ गया, अब कैसा है। तो बोले भैया उसका प्रॉब्लम ये है कि वो हर वैल्यू जो आती है ना स्पेसिफिक कैपेसिटी की अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आती है। तो फिर बोले ये कैसे, फिर ये कब सुझा, तो बोले देखो ये आपने देखो ये 1 कैलोरी कहाँ आ रहा है, ये 20 से पहले आता है, मेरे डायग्राम में थोड़ा सा एरर है, नोट्स में अच्छे से दिया प्रिसाइसली, तो ये जो 20 से पहले आ रहा है यहां पर आप देखेंगे ये जो आ रहा है ये 14.5 से 15.5 का आएगा। तो बोले यहां ये जो असल में इस रेंज के लिए है ना, कि 1 कैलोरी ऑफ हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। बोले भैया ऐसा क्यों सिर्फ 14, भाई कैसा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जैसे हम लोग इंडिया में हमारा ऑन एन एवरेज टेम्परेचर हम लोग मान के चलते हैं थोड़ा सा 20 डिग्री सेल्सियस आसपास, यूरोप साइड में वेस्टर्न साइड पे जाएंगे वो इलाके ठंडे हैं, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कुछ और रहता है, थोड़ा सा उसके मुकाबले कम होता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया तो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि वो जब होता, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि वो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया था 14.5 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक 15.5 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट थी उसको नाम दे दिया था 1 कैलोरी एग्जाम्पल, है ना। मगर वही एक्सपेरिमेंट जब इंडिया में आया तो भैया यहाँ पर तो हीट की रिक्वायरमेंट कम थी, है कि नहीं। तो भैया क्योंकि इंडिया का एवरेज टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है कि नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पर अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हीट की रिक्वायरमेंट वही जो वहाँ लगी थी उतनी नहीं है। अरे जैसे सिंपल सी बात है ना, सर्दी के मौसम में पानी गर्म करोगे और गर्मी के मौसम में पानी गर्म करोगे, हीट का रिक्वायरमेंट सेम रहेगा क्या, अलग अलग रहेगा ना भैया। सर्दी के मौसम में ज़्यादा लगेगी
है ना, गर्मी के मौसम में कम लगेगा। तो भाई वही तो मसला है, तो इसी वजह से वो टेम्परेचर मतलब उधर इलाके बदलने की वजह से ऐसा हो गया था। तो भाई सिंपल सी बात है, इतना याद रखना, ये प्रिसाइज डेफिनेशन है 1 कैलोरी की। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.52 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है, फिर ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट of heat is the amount of work done, amount of work done, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। कि भैया अगर मुझे क्या करना है, 1 कैलोरी ऑफ हीट, हमको मालूम वर्क करोगे तो क्या जनरेट होगा, हीट। तो बोले 1 कैलोरी ऑफ हीट अगर मुझे जनरेट करना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वो जो कैपिटल जी आता है ना वो। आई बात समझ में? ठीक, लिख लीजिए। अमजद चलिए अब न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ helium at constant volume is 12.5 joule per mole per Kelvin. Find its molar specific heat capacity at constant pressure. Find its molar heat capacity at constant pressure. अब ऐसा है कि CV की वैल्यू दिया गया है आपको 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। आपसे CP की वैल्यू पूछा है, बहुत आसान। मैं मेयर्स रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा। बाय मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इक्वल्स टू R, है ना। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। अब CV की वैल्यू क्या है 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन, है कि नहीं।
और आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, उसका यूनिट सेम होता है जूल पर मोल पर केल्विन। अब ऐड करो इसको तो ये कितना हो जाएगा 20.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्या आ गया आंसर? कितना आसान था। Cv दिया हुआ था, Cp पूछ रहा था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर हम मेयर्स रिलेशन में जानते हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, सिंपली Cv को उधर ट्रांसफर किया और फिर ये वैल्यू लिखकर मैंने कैलकुलेट कर लिया। 12.5 है क्या, सॉरी, तो फिर 12.5 है तो ये 20.814 हो जाएगा। The difference between two molar specific heats of gas is 9000 joule per kilogram per Kelvin. If the ratio of two specific heat is 1.5, full stop. Calculate 2 molar specific heats। दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू 9000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दिया गया है ना, और Cp अपॉन Cv ये 1.5 दिया हुआ है। तो आपसे Cp और Cv की वैल्यू को पूछा गया है, Cp और Cv की वैल्यू पूछा गया है। अब इसको तो सीधा लॉजिकल होना, लॉजिकल इसकी वैल्यूज आती, सीधा मैथमेटिकल का यूज़ करो आप। यहाँ पर Cp की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 1.5 Cv और कैलकुलेट करो, आ जाएगा आसान। करो क्या आ रहा देखो, क्या आया Cv, सही है। अरे भाई Cp अपॉन Cv इज इक्वल्स टू 1.5, तो Cp इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप 1.5 Cv, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो 1.5 Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू 9000, है ना। अब 1.5 माइनस 1 Cv क्या हो जाएगा 0.5 Cv इज इक्वल्स टू 9000। 0.5 म्हणजे क्या 1/2, वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो देखो Cv इज इक्वल्स टू 18000 जूल पर किलोग्राम। ओके, अब रही बात, चलो Cv आ गया, Cp भी आसानी से यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से लिखो Cp माइनस 18000 इज इक्वल्स टू 9000, तो Cp इज इक्वल्स टू 9000 प्लस 18000 कितना हो जाएगा 27000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का आपके लिए होमवर्क, क्योंकि एक बिल्कुल ऐसी है वो, तीसरे नंबर का प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसका आंसर नोट कर लो बस। Cv की वैल्यू 15000 आएगी, नोट्स में है तीसरे नंबर का, उसको लिखो
CV की वैल्यू 15,000 और CP की वैल्यू 21,000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। सेम मेथड, वहाँ पर 1.5 की जगह 1.4 दिया हुआ है ना। और यहाँ पर जैसा डिफरेंस 9,000 था, यहाँ 6,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट, द मोलर specific heat capacity of nitrogen at constant volume is 4.952 calories per mole per Kelvin. And that at constant pressure is 6.933 calories per mole per Kelvin. Find mechanical equivalent of heat. Find mechanical equivalent of heat. Heat का mechanical equivalent calculate करो. Find the mechanical equivalent of heat. अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई उस पर फोकस करो. The molar specific heat capacity of nitrogen at constant volume CV is equals to 4.952 calories per mole per Kelvin. CP जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 6.933 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल आर कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ये आर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है. सीपी और सीवी है क्या, ये किस चीज़ का मेजरमेंट है, हीट का मेजरमेंट है. सीपी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो सीपी और सीवी ये किसका है, हीट का मेजरमेंट है. और वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है ये वर्क डन का मेजरमेंट होता है. अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जूल में दिया हुआ ये वैल्यू और ये कैलोरीज में दिया गया है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर इसको आपको इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाई जे. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाई जे. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर जे इज इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन सीपी माइनस सीवी. जे इक्वल्स टू आर अपॉन सीपी माइनस सीवी. अब ये सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पे. कैपिटल आर कितना है आपका 8.314, सीपी माइनस सीवी 6.933 माइनस 4.952. अच्छा ठीक है भाई 8.314. जरा इन दोनों को माइनस करो तो बताओ तो क्या था, कितना रहा 1.981. मतलब इसको अप्रोक्सीमेट में 2 ले सकते हैं आप, है ना. अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में जाऊं तो 1.9 को आप क्या ले सकते हैं, 2 कंसीडर कर सकते हैं ना. तो वो कितना आ रहा है देखो, फिर 2 पकड़ के चलो अप्रोक्सीमेशन में और 2 से डिवाइड करके देखो फिर 8.314 को कितना आता, 4.157. तो अप्रोक्सीमेशन में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4.157 कैलोरीज पर जूल. इसका यूनिट याद रखना, कैलोरीज पर जूल होता है, सॉरी जूल पर कैलोरी आएगा, जूल पर कैलोरी, है ना.
जूल पर कैलोरी। अगला, फाइंड द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ हीलियम। ब्रैकेट में दिया गया है Cp इज इक्वल्स टू 20.81 जूल पर मोल पर केल्विन। Cv इज इक्वल्स टू 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। और मोलर मास ऑफ गैस 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए बहुत आसान है ये। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी की दो वैल्यूज है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वैल्यू। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के भी दो वैल्यूज आएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला, अभी देखो थोड़ी देर पहले यही जगह पे मैंने कुछ रिलेशन लिखा था एस और सी के बीच में। देखो क्या रिलेशन था वो, कैपिटल सी इज इक्वल टू m0 इंटू एस आया था, सही है ना, m0 इंटू एस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Cp इज इक्वल टू m0 इंटू Sp लिख सकता हूँ। तो Sp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, Cp अपॉन m0, है कि नहीं। ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर मास ऑफ द गैस, ये क्या है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, तो Cp इज 20.85। अच्छी बात है कि भैया J की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है 20.81। और m0 कितना दिया बेटा, 4 × 10⁻³ निकालो फिर कितना आता है, कैलकुलेशन करो। 5 जा 2 जा 5.203 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सही है। अगला आप निकालो, Cv की वैल्यू निकालो आप, m0 इंटू Sv। $12.5 कितना रहा, फोर 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 3.125 है ना, 3.125 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। याद है, लिख लीजिए। ये वाला हो गया। तो भैया अब ऐसा है, find the increase in internal energy of gas
of mass 10 gram when it is heated from 300 Kelvin to 305 Kelvin और SV इक्वल्स टू दिया गया है 0.16 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन और मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो दिया है 4186 जूल पर किलो कैलोरीज चलो लिखो। चलिए वो बेटा, तो क्या क्या दिया हुआ है हमको देख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जो मैं नज़र आ रहा है मुझे वो मास दिया हुआ है 10 ग्राम, जिसको आप लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ किलोग्राम। दूसरी चीज़ क्या है, राइजिंग टेम्परेचर जो कि मुझे 5 केल्विन नज़र आ रहा है, साथ साथ 300 से 305 बढ़ाया ना आपने, ठीक है। SV जो है वो नज़र आ रहा है 0.16 किलो कैलोरीज ओके पर किलोग्राम पर केल्विन और कैपिटल J की वैल्यू दी गई है, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4186 जूल पर किलो कैलोरीज। अब देखो भैया, ऐसा है, हमसे पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू CV ΔT। अरे भैया उसमें तो म्यू आता है, मास ऑफ गैस कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, मास ऑफ गैस को म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस लिख सकते हो ना, और CV की जगह क्या लिख सकते हो, M0SV लिख सकते हो। अरे हाँ या ना, है ना, C की जगह M0 × S लिख सकते हैं ना अपन। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, ये कैंसिल हुआ तो डेल्टा U इज क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल m SV × ΔT। अगर मैं ये सब सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो कैलोरीज में मिलेगा, क्योंकि सब वैल्यूज कैलोरीज में ना, देखो ना, ये देखो किलो कैलोरी है ना, तो आंसर मुझे कैलोरीज में मिलेगा। बट मुझे तो आंसर जूल में चाहिए, क्योंकि मेंशन है वहाँ पर आपका कैपिटल J की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, J से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलो देखो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो J से क्या आता है, वैल्यू डालो सबकी। J आपके पास है, M आपके पास है, SV आपके पास है, ΔT भी आपके पास है, ये चारों वैल्यू यहाँ पर दी हुई, बस मल्टीप्लाई करना है चारों वैल्यू को। करो, वो करो आप। क्वेश्चन नोट मिटा रहा बस।
हो गया, ये वाला नीचे का हो गया। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक का। देखो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। स्टेट बोर्ड का है, सोचो इसके बारे में, लगाओ दिमाग, क्या फॉर्मूला लगेगा इसको। लगाओ दिमाग। वो तो CP माइनस CV होता है इज इक्वल्स टू R बाई जे। ये SP माइनस SP लगेगा ना, तो क्या करेंगे चेंजेस, कुछ तो चेंज आएगा ना। SP दिया हुआ है आपको 3400 कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन। SV होगा आपको 2400 कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन। कैपिटल R आपको दिया हुआ है 8300 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। वैल्यू ऑफ J पूछा गया है, क्या लगता है? सॉरी, M0S करेंगे, वो तो सही है। पूरा बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ इसका, बना के दिखाओ। हाँ, फिर आगे अपने J निकालना है, तो J को इधर ला लेंगे। गुड। अरे देखो सिंपल सी बात है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाई जे, है ना। तो मैं इसको M0SP माइनस M0SV लिख सकता ना, इज इक्वल्स टू R बाई जे। अरे हाँ या ना बोलो, है ना। M0 लिख सकता है, M0 निकालो बाहर, SP माइनस SV इज इक्वल्स टू R बाई जे। ओके, अब ये पूरे टर्म को उधर फेंको, J को ला लो इधर, R अपॉन M0 SP माइनस SV। आया समझ? अब आपको देखो R की वैल्यू मालूम होना चाहिए, वो तो दिया हुआ 8300। SP माइनस SV, इन दोनों को माइनस करूंगा तो यहीं से निकालो ना, 2400 में से 1000 आ जाएगा ये। और M0 कुछ दिया हुआ है क्या? M0 नहीं दिया हुआ क्या? गिवन वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, गिवन द वैल्यूज ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिकेटेड 34 फॉर द हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है ना उसने। हाँ, तो फिर 2 ग्राम से उसका आ जाएगा वैल्यू, नाम दिया हुआ है, मतलब गैस का नाम क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस, तो उसका 2 ग्राम आ जाएगा। तो कैपिटल G इज इक्वल्स टू 8300 अपॉन 2 इंटू SP माइनस SV कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम है, तो 10⁻³ देखो कितना आराम से फाइनली। आंसर शुड बी 4.15 किलो कैलोरीज। किलो जूल पर कैलोरीज। हाँ बराबर, देखो इधर 8300 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ग्राम में है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ तो 8300 अपॉन 2000 पकड़ लो, जो भी है, इसका आंसर 4.15। ये -3 को ऊपर ले जाऊंगा तो +3 हो जाएगा, और उसकी वजह से किलो आ गया वहाँ पर, है ना, किलो जूल पर कैलोरी। तो अब देखो यहाँ पर इस तरह से ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का टॉपिक हो गया कंप्लीट, थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली। अब DPPs